तब मुझे क्लिक हुआ कि यार ये हम अगर इजराइल में हो रहा है तो हम इंडिया में इसकी खेती क्यों नहीं कर सकते भोपाल में। 100 एकड़ की हम अभी लैंड ढूंढ रहे हैं और उसके बाद उस पर सिर्फ एवोकाडो की फार्मिंग करेंगे। 7 चीज़ें आपको क्या दिमाग में रखनी है एवोकाडो फार्मिंग करने से पहले। मेरे पास 7 वैरायटीज़ हैं। 2 साल बाद भारत में इजराइल की टेक्निक और इजराइल के जेनेटिक्स वाले प्लांट्स हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, नमस्कार आपको भी। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, तो मेरा नाम हर्षित गोधा है और मेरी कंपनी का नाम है इंडो इजराइल एवोकाडो। मैं भोपाल में इजराइल की टेक्निक से एवोकाडो की नर्सरी भी चला रहा हूँ और एवोकाडो की फार्मिंग भी कर रहा हूँ। आप फॉरेन में पढ़ाई किए और उसके बाद फिर खेती किसानी में आने की क्या वजह थी, क्या सोच थी आपकी? देखिए, क्या था कि मेरा बीबीए की पढ़ाई चल रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में, यूके में, और मैं वहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस को लेके काफ़ी सीरियस था, अभी भी हूँ। तो मैं जिम जाता हूँ, मेरी डाइट अच्छी रहती है, तो मैं एवोकाडोज़ उस वक्त रेगुलरली खाता था और यूके में। और जब मैं इंडिया आता था तो मेरे को अच्छी क्वालिटी के एवोकाडोज़ नहीं मिलते थे, और जो मिलते थे वो बहुत वाटरी एवोकाडो होते थे, उनकी क्वालिटी ख़राब होती थी और उसके बाद भी वो एक्सपेंसिव बहुत होते थे और आपको पता नहीं चलता था कि वो अच्छा निकलेगा कि ख़राब। तब इस प्रॉब्लम से परेशान होकर फिर मैंने इसका थोड़ा रिसर्च किया और मेरे को याद था कि एक बार पैकेट पे लिखा था यूके में, इजराइल में, यूके पे एवोकाडो खाते वक्त उसमें लिखा था सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल। तब मुझे क्लिक हुआ कि यार ये हम अगर इजराइल में हो रहा है तो हम इंडिया में इसकी खेती क्यों नहीं कर सकते भोपाल में। तब फिर मैंने सर्च करना शुरू किया इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री के बारे में, तो पता चला कि ये इजराइल में मतलब 60 ईयर्स पहले आया है। इजराइल की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप है और ये यूरोप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना अच्छा प्रोड्यूस ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में रेगिस्तानी जगह पे उगा के ये इसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसकी खेती इंडिया में करके इंडियन कस्टमर्स को सप्लाई करें, अच्छे दामों पे इसके फ्रूट सप्लाई करें और हम विदेशी फल, जो विदेशी एवोकाडो आ रहा है, उसके प्राइस को हम अंडरकट करें। तो ये मेरा प्लान था और इससे मैंने फिर 2021 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी नर्सरी है अलग अलग वैरायटियों की। जी। तो ये नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और किन किन वैरायटियों की नर्सरी तैयार करते हैं? तो देखिए, मेरे पास 7 वैरायटीज़ हैं। हास, लैम्बहास, पिंकटन, एटिंगर, रीड, हास ई, हास एन। ये 7 वैरायटीज़ में से 4 हैं ब्लैक स्किन, हास, लैम्बहास, हास ई, हास एन, और 3 हैं ग्रीन स्किन, पिंकटन, एटिंगर, रीड। गर्मी वाले एरिया में हास नहीं चलेगी, ये सिर्फ वहाँ सूटेबल है जहाँ पे टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जाता, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया या साउथ इंडिया के कॉफ़ी एस्टेट जैसे कुन्नूर, कूर्ग, वायनाड, मुन्नार, ये सब जगह पे, ऊटी, है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग हो गया, या जहाँ जहाँ पे भी आपका टेम्परेचर 35 से बिलो रहता है। ये आइडियल कंडीशंस हैं एवोकाडो के लिए। लेकिन इजराइल में उन्होंने जो दूसरी वेराइटीज़ पे काम किया वो 45 डिग्री में भी हो जाती हैं। तो 45 डिग्री में हमारे यहाँ बेस्ट जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, पिंकटन, एटिंगर, रीड और फिर हासी, हासन। लेकिन ब्लैक स्किन एवोकाडो मार्केट में ज़्यादा अच्छा रेट देके जाता है और ग्रीन स्किन ब्लैक स्किन से थोड़ा कम रेट देके जाता है। लेकिन मेरा ये सजेशन है सभी को कि अगर आप करते हैं तो आप दोनों वेराइटीज़ लगाइए, ब्लैक और ग्रीन, क्योंकि जब भी आप किसी को सप्लाई करते हैं मंडी में, या जैसे हम 100% बायबैक गारंटी ऑफर करते हैं, तो आप से ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमें कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप धीमे धीमे करके आप हमें ज़्यादातर समय तक के हमें आप अपने खेत से हमें सप्लाई करते रहें। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक बार में ढेर सारा फल तोड़ के आप भेज देते हैं मंडी में, तो मंडी वाले रेट गिराने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर छोटे मतलब एक एक ट्रक करके हर एक एक दिन के गैप से भेजते हैं, तो फिर हमें रेट कंसिस्टेंटली पूरे सीज़न में अच्छा मिलता है। अच्छा, जो यहाँ पे आप प्लांटेशन करते हैं, किस तरह से इन प्लांटों को तैयार करते हैं? वो देखिए, वो मैंने इजराइल में इसकी खेती के बारे में सीखा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इजराइल के बारे में रिसर्च करी, फिर मैंने इजराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, उनसे बोला कि मुझे आपके यहाँ के काम सीखना है। तो काफ़ियों ने मना किया, कुछ ने पैसे चार्ज करने की बात करी। एक मेरे को लकीली, मेरा लक अच्छा था, तो एक मेंटर मिल गए जिनने कहा कि आप आइए, हम आपको काम भी सिखाएंगे, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी मिला देंगे। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
तो उस वक्त मैं लंदन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो छोड़ के मैं इज़राइल चला गया। फिर मैंने वहाँ काम सीखा खेती का, एग्रीकल्चर में एवोकाडो का। मैं सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक फील्ड पर रहता था, नोट्स लेता था क्योंकि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था तो काम नहीं कर सकता था। और उसके बाद फिर दोपहर में वो मेरे को जो मेंटर थे मेरे, वो मेरे को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलाते थे, पैक हाउस मैनेजर्स, इरिगेशन एक्सपर्ट्स, मार्केटर्स, एक्सपोर्टर्स और नर्सरी ओनर्स, दूसरे ग्रोअर्स, दूसरे टेक्निक्स क्या कर रहे हैं ग्रो करने की, वो सब मैंने देखा। उसके बाद 2018 में मैंने अपने कंसल्टेंट्स को इंडिया बुलाया और उनको अपनी लैंड दिखाई, उनको मैंने सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट और आसपास कैसी खेती हो रही है वो दिखाया। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल यहाँ पे एवोकाडो कर सकते हैं और उनने हमें कुछ वैरायटीज़ बताई। उन्होंने कहा इस पे आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू करो, पहले आप टेस्ट करो, उसके बाद आप स्केल करो। तो अब मैंने कोशिश तो की थी 2019 में मंगाने की, लेकिन पौधों को, क्योंकि इंडिया में जब अच्छी क्वालिटी के फ्रूट ही अवेलेबल नहीं है तो अच्छी क्वालिटी के प्लांट भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी जो इम्पोर्ट परमिट थी वो मेरे को टाइम पे नहीं मिली, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ब्यूरोक्रेटिक और कम्बरसम है, बहुत मुश्किल से इम्पोर्ट परमिट मिलती है। तो मेरे को परमिट आते आते 6 महीने लग गए और जो पौधे इतने से शिप होने थे वो इतने बड़े हो गए। तो इतने बड़े पौधों को एक्सपोर्ट करने में शिपिंग चार्जेस बहुत लगते हैं। तो फिर क्या हुआ, हमने 2020 में डिले किया। तो 2020 में फिर क्या बोलते हैं, कोविड हो गया, दोनों कंट्रीज़ में लॉकडाउन, तो फिर और वो नहीं आए, प्लांट्स नहीं आए। 2021 में फाइनली जुलाई में मेरे पास प्लांट्स आए। तो उसके बाद से मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन सब जगह अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने लगा, वीडियोस बनाने लगा। तो मेरा चैनल का नाम है इंडो इजराइल एवोकाडो, उस पर मैंने 250 से ज़्यादा वीडियोस बनाए एवोकाडो फार्मिंग पे। तो लोगों को उससे नॉलेज मिली, वो सीखे समझे। तो उन लोगों को था कि उनको अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स चाहिए, तो वो मेरे पास आते हैं प्लांट्स लेने। तो आपका जो प्रश्न था कि मैंने ये कैसे यहाँ खेती कर रहा हूँ इसकी, तो वो इजराइल टेक्निक से कर रहा हूँ, पूरा ड्रिप इरीगेशन से रहता है। मेरी नर्सरी जो है वो हाइड्रोपोनिक है, तो यहाँ पे हम 100% कोकोपीट यूज़ करते हैं, सॉइललेस मीडिया रहता है। इसमें कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो धीरे धीरे पौधे को बिना ईसी और बिना पीएच बिगाड़े पौधे को फर्टिलाइज करता है। और फील्ड पे जाने के बाद ये नॉर्मल ओपन फील्ड क्रॉप है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगी। ऑर्चर्ड कैसा दिखता है, फ्रूटिंग कैसी आ रही है, तो ऐसा पूरी इजराइल टेक्निक से हम यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। इसलिए ही मैं 18 महीने में फ्रूटिंग अचीव कर पाया हूँ। नहीं तो लोग इजराइल में भी दे आर सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी, इतनी फास्ट और इतनी अच्छी ग्रोथ आ गई मेरे प्लांट्स की, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन अब मेरे को एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने इजराइल में सीखा था, तो फिर इसलिए हमारे कोई ज़्यादा हमसे कोई गलती नहीं हुई और सब कुछ स्ट्रीमलाइन रहा, तो फिर इसलिए अच्छी। अच्छा, इसका जो प्लांट होता है तो नर्सरी में कितने दिन में तैयार हो जाता है कि प्लांटेशन करने लायक हो जाएगा? देखिए 6 to 9 मंथ्स में रेडी हो जाता है। 9 मंथ्स के बाद हम दे सकते हैं। हमें एक्चुअली क्या होता है, जब पौधा हमारे पास आता है तो इसका क्वारंटाइन होता है, ये क्वारंटाइन फैसिलिटी है। और क्वारंटाइन डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि हम कोई इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़ या फंगस बाहर का जो उनके क्वारंटाइन लॉ में लिखा है वो तो इम्पोर्ट नहीं कर रहे। तो उसका जब इंस्पेक्शन से हमें रिलीज मिलती है तब हम पौधा दे सकते हैं। अच्छा, तो इसका जो आप प्लांट मंगाते होंगे तो इजराइल से मंगाते होंगे बहुत तो छोटा? छोटा सैपलिंग आता है। ये इतना बड़ा प्लांट हम यहाँ डेवलप करते हैं और हम लोगों को बड़ा प्लांट ही देते हैं, क्योंकि बड़े प्लांट की मोर्टेलिटी कम रहती है। तो फील्ड पे जाने के बाद ये बहुत अच्छे से पनपता है। जैसे इसको जो आपके यहाँ से फार्मर ले जाना चाहते हैं या जो ले जाते हैं, तो किस तरह से इसको प्लांटेशन करें, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे तो इसको 3.5 मीटर इंटू 7 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। ये लगभग होता है 9 फीट बाई 21 फीट के आसपास। और इसमें रो टू रो डिस्टेंस होता है 21 फीट, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है 9 फीट। और 1 एकड़ में 170 पौधे लगते हैं। और 170 पौधे में सेंटर की जो 2 रो होती हैं उसको आपको एटिंगर जो वैरायटी है उसकी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एटिंगर टाइप बी वैरायटी है। तो टाइप बी का जब फीमेल फ्लावर ओपन होता है तब टाइप ए का मेल फ्लावर ओपन होता है। तो मधुमक्खी फिर एक दोनों टाइप्स पे बैठ के दोनों को पॉलिनेट करती है और क्रॉस पॉलिनेटेड फ्रूट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा लंबे समय तक पेड़ पे लटका रहता है। अच्छा, और किसानों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? प्लांटेशन हो या फिर इरिगेशन हो, या जैसे आप बता रहे हैं कि आपका तो पूरा ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, अगर मान लीजिए फार्मर नॉर्मल फील्ड में लगा देता है, ड्रिप इरिगेशन की उसके पास सुविधा नहीं है, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये सजेशन है कि ड्रिप ज़रूर लगाएं आप। ड्रिप लगाते हैं तो हम प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, एकदम एक्यूरेट साइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ईच एंड एवरी पौधे को। और वो आपका रिस्पॉन्स भी जो है, जो हमें
जैसे 18 महीने में हमारा पौधा फ्रूटिंग पे आ गया, तो वो इसीलिए क्योंकि हम बहुत साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, और वो नॉलेज जो भी कस्टमर मुझसे प्लांट्स लेता है वो मैं फ्री में शेयर करता हूँ उनके साथ। तो तभी आपको वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने ऐसे ही लगा दिया और 1 एकड़ में आप बिना ड्रिप के फ्लड इरिगेशन तो मत कीजिए, क्योंकि एक्सेस पानी अगर जड़ पे इकट्ठा हो गया तो पौधा मर जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेज बेड्स बनाना पड़ता है। तो अगर रेज बेड्स बनाते हैं तो फ्लड इरिगेशन वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेज बेड्स के ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी पानी नहीं चढ़ेगा। जी। तो आपको इरिगेशन तो कंपलसरी है ही। तो या फिर बहुत स्लोप वाली लैंड हो तो स्लोप वाली लैंड पे आप लगा सकते हो, लेकिन बस पानी इकट्ठा ना हो। वाटर लॉगिंग कंडीशन वाटर नहीं लॉगिंग होनी कंडीशन, चाहिए। आप कोई सी भी फ्रूट की प्रजाति ले लीजिए, उसमें हमेशा रेज बेड सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में अगर आपने पानी ज़्यादा इकट्ठा कर दिया जड़ों के पास तो पौधा मर सकता है, चाहे कोई सा फ्रूट। अच्छा, जैसे ही प्लांटों को लगा दिए और प्लांटेशन करने के बाद कितने दिन में लगभग ये फ्रूट देने लगते हैं? हमें जो 18 महीने में फ्रूटिंग आई है, ये कमर्शियल हार्वेस्ट नहीं है। हमने ज़्यादातर पेड़ों से फ्रूट्स हटा दिए थे, कुछ पेड़ों पे लगे रहने दिया, क्योंकि हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना रहता है। अब इसके बाद कायदे से आपको तीसरे साल से फ्रूटिंग यील्ड मिल सकती है, जो आप कमर्शियल यील्ड जो आप मार्केट में बेच सकते हैं। अच्छा, हमें एक चीज़ और बताएं, जैसे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जैसे प्लांट लेते हैं, लगा देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये कितना लगभग, जैसे 1 एकड़ में आप कह रहे हैं 170 पेड़ लग जाते हैं, तो उससे लगभग कितनी इनकम हो जाएगी उनकी? जब तक फ्रूट नहीं आएगा प्लांट में तो उसमें लागत लगभग कितनी आएगी, ताकि थोड़ा सा दर्शक समझ पाएँ कि हम किस Profit तरह and से loss। प्रॉफिट एंड लॉस इससे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लांट की कॉस्ट 2500 रुपये ईच है, और पर एकड़ 170 लगते हैं, तो 4,25,000 का खर्चा आता है। अब प्लांट में 4,25,000 आप मान के चलिए, 50-60 हज़ार का ड्रिप का खर्चा आएगा और 20-1 हज़ार का बेड का खर्चा आएगा, तो 5.5 लाख के अंदर अंदर आपका फिक्स कॉस्ट है ना। उसके बाद साल का सिर्फ आपका ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगी। ऑपरेशनल कॉस्ट में हमें सिर्फ फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और आपका खरपतवार उखाड़ने की कॉस्ट लगती है, तो वो आप मान के चलो 60-70 हज़ार से ज़्यादा नहीं आती साल की। इससे कम ही रहती है, लेकिन तीसरे साल तक बढ़ती जाती है, और क्योंकि पौधा बड़ा होता है तो उसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो इसलिए मतलब तीसरे साल में जो रिटर्न आएगा आपको कमर्शियल हार्वेस्ट, वो अगर आपने सब अच्छे से किया तो आपको 6 टन पर एकड़ यील्ड आएगी। 6 टन अगर आप 200 रुपये से भी बेचते हो तो मार्केट में इससे ज़्यादा रेट चल रहा है, जबकि अभी आप मंडियों में जाके एवोकाडो का रेट चेक करें, इससे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन 200 भी मानते हैं अपन तो 12 लाख रुपए एकड़ होती है। तो आप तो पूरा क्लियर कर लोगे अपना इन्वेस्टमेंट, और आप थोड़ा बहुत रिटर्न में भी आ जाओगे। और तीसरे नहीं तो अगर आपने थोड़ा मेंटेनेंस कम किया उसका, या फर्टिलाइज़र कम दिया, तो चौथे साल में आपको ये रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, जैसे प्लांटेशन हम कर देते हैं, तो प्लांटेशन करने के बाद लगभग कितने दिनों तक ये प्लांट रहता है? जैसे ये 40 साल की क्रॉप है, मतलब ये आम के पेड़ की तरह, बगीचा जो सालों साल चलते हैं। तो मैं 40 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 40 साल के पेड़, फ्रूटिंग पेड़ इजराइल में देखे हैं। मैक्सिको में तो और 100-100 साल पुराने पेड़ है, क्योंकि ये मैक्सिको की फसल है, तो वहाँ पे तो ये नेचुरली होता है। तो बहुत पुराने 100-100 साल पुराने पेड़ भी होते हैं एवोकाडो के, लेकिन 40 साल अपन मान के चलें कि ये कंसिस्टेंटली आपको यील्ड देगा अगर आपने मेंटेनेंस अच्छा किया तो। अच्छा, जैसे काफ़ी सारे किसानों का सवाल होता है कि ये नई फसल है, विदेशी क्रॉप है, हमारे यहाँ ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, तो आप पैन इंडिया इसकी सप्लाई कर रहे हैं, प्लांटेशन की सप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? जैसे 2021 से आप कर रहे हैं, तो अब तक तो काफ़ी सारे फार्मर जो आपके यहाँ से लेके गए होंगे प्लांट, उनका भी रिस्पांस आ रहा होगा कि किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, 2021 में मैंने अपना लॉट मंगाया था, जो 2023 में मैंने मार्च में लगाया। 2022 में लगा देना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस, फैमिली का, हमारे घर में शादी थी तो हम नहीं लगा पाए थे। 2023 में मैंने अपने कंसल्टेंट को इंडिया बुलाया, उनने पौधा लगवाया हमारे सामने, वो वीडियोस भी यूट्यूब पे डेट 22 डले, तो वो 18 महीने में फ्रूटिंग दे रहे हैं। और 2022 के एंड से मैंने डिलीवरी स्टार्ट करी थी, या 23 से। तो वो ऑर्चर्ड्स अभी जो फ्रूटिंग पे आए थे, उनकी फ्रूटिंग हमने प्रून करा दी, तो उनने छांट दिए फ्रूट। तो अभी फ्रूटिंग स्टेज पे नहीं आया, सबके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो सब छोटे छोटे लेवल पे, जैसे 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ से सब कर रहे हैं। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रायल्स कीजिए अपने एरिया में, और फ्रूटिंग आपके यहाँ मतलब शुड कम, मतलब कोई इशू नहीं है। और आप अगर हमें क्लाइमेट डेटा और अपना सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भेजते हैं
तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वैरायटी चलेगी, कौन सी अच्छी आएगी, और ये सब डिटेल्स हम लोगों को पर्सनल लेवल पे बताते हैं। अच्छा, जैसे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर हमारे पास फ़ोन करते हैं या आपसे संपर्क करते हैं, तो उन्हें क्या देना होगा और किस तरह से वो अपने एरिया के बारे में जान पाएँगे कि हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? और दूसरी बात ये कि वो प्लांट कैसे मँगा सकते हैं? क्योंकि जो आस-पास के फार्मर होंगे वो तो आके आपका फार्म विज़िट कर जाएँगे, देख लेंगे। मान लीजिए कोई दूर बैठा फार्मर है, 2, 4, 10 प्लांट चाहता है कि मैं पहले ट्रायल करूँ, उसके बाद बड़े क्षेत्र में इसको लगाऊँगा, तो वो किस तरह से प्लांट मँगा सकता है उसके लिए? जी, तो देखिए अगर किसी फार्मर को ट्राई करना है तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब और मेरा वेबसाइट है, वो एक्चुअली ब्लॉग है, तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस मैंने एक ई-बुक लिखी है, पीडीएफ है, जो फ्री में मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका नाम है 7 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर कल्टिवेटिंग एवोकाडोस। 7 चीज़ें आपको क्या दिमाग में रखनी है एवोकाडो फार्मिंग करने से पहले, उसमें मैंने पीडीएफ लिखी है पूरी। वो एक बार पढ़ लें किसान भाई सारे, और उससे फिर काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी उन्हें। और उसके बाद किसी को जैसे कुछ प्लांट्स लेने हैं, तो वैसे तो मेरा एमओक्यू 100 प्लांट्स का है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हम ट्रक से डिलीवर करते हैं, कोरियर नहीं होता, पौधा डैमेज हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कोरियर में। हमने ट्राई किया है तो हम ट्रक से ही डिलीवर करते हैं। और 100 प्लांट का ट्रक मतलब छोटी गाड़ी बोलेरो बन सकती है, पिकअप ट्रक। तो अगर जैसे 5-10 किसान भी जोड़ के 10-10 प्लांट मंगाएं तो वो कॉस्ट भी सब में डिवाइड हो जाएगी, डिलीवरी की भी, प्लांट्स की भी। तो ये कर सकते हैं। और कोई अगर बड़े मतलब किसान हैं तो वो चाहें तो मतलब 2-3 एकड़ का ट्रायल कर सकते हैं अलग अलग वेराइटीज़ का, और उसके बाद उसको जिस लेवल पे ले जाना है ले जाएं। जैसे हम पर्सनली हमने कर लिया भोपाल में, हमें फ्रूटिंग अचीव हो गई, हमें पता है कि कैसा फ्रूट है क्या है, तो अब हम 100 एकड़ पे प्लान कर रहे हैं। 100 एकड़ की हम अभी लैंड ढूंढ रहे हैं और उसके बाद उस पर सिर्फ एवोकाडो की फार्मिंग करेंगे। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें कि मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग इसका किस तरह से है? अगर आप भोपाल में जैसे कर रहे हैं, भोपाल की बात करें या फिर भोपाल से बाहर की बात करें, तो मार्केटिंग का क्या स्कोप है? जी, तो हम 100% बायबैक गारंटी ऑफ़र करते हैं। हमने थोड़े टाइम पहले इंडिया के बहुत सीनियर फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री के प्लेयर हैं, सूरी जी, सूरी एग्रो फ्रेश के, तो उनके साथ हमने एमओयू साइन किया है, जिसमें वो हमसे और हमारे सारे किसानों से फ्रूट्स खरीदने को रेडी हैं। और फिर उनका तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पूरा इंडिया में फैला हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं सूरी सर। तो उनके चैनल्स के थ्रू फिर हम अपने फ्रूट बेचेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई किसान पठानकोट का है तो उनका फ्रूट चंडीगढ़ में बिक जाएगा, कोई कोडई कनाल का है तो वो बेंगलोर में बिक जाएगा, मैं भोपाल में हूँ तो मेरा दिल्ली चला जाएगा। तो ऐसे करके मतलब उनका पूरे नेटवर्क को हम उस नेटवर्क के थ्रू सेल करेंगे फ्रूट्स। अच्छा, इन फ्यूचर में क्या आप कोई आपका योजना है, कोई आपका प्रोजेक्ट है कि जो प्लांट अभी आप छोटे प्लांट, सैम्पलिंग प्लांट इजराइल से मंगा रहे हैं, उन्हें यहीं भारत में, भोपाल में आप तैयार करें और उसके बाद प्लांटेशन करें? बिल्कुल, तो ये आने वाले 2-3 साल में हम इंडिया में प्लांट्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो उसके लिए हमें प्लांटिंग मटेरियल चाहिए रहता है, तो हमारी प्लांट्स जो हैं वो एक बार मैच्योर हो जाएँ अच्छे से, तब प्लांटिंग मटेरियल उसके बाद ही हार्वेस्ट किया जाता है। मैं चाहूँ तो अभी भी कर दूँ, बट मैं किसी को चीट नहीं कर सकता। तो हम क्वालिटी प्लांट्स देने में मतलब बिलीव करते हैं, तो वो तभी होगा जब मेरे प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे। तो आपको 2 साल और रुकना पड़ेगा उसके लिए। 2 साल बाद भारत में ही भारत इसका में इजराइल की टेक्निक और इजराइल के जेनेटिक्स वाले प्लांट्स हम प्रिपेयर कर लेंगे। और नई भी वैरायटियाँ कुछ आएँगी आने वाले समय में। अच्छा, अभी आपकी कहाँ-कहाँ पे सप्लाई है? जैसे आप अभी बता रहे थे कि काफ़ी सारे राज्यों में हम लोग सप्लाई, तो अभी आपका लगभग 2-3 साल में आप कितने राज्यों को सप्लाई कर चुके हैं? मैंने ऐसे गिना तो नहीं है, 10 से ज़्यादा हैं, मैं आपको बताता हूँ। अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, असम, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। फिर साउथ में कोडाईकनाल, कुन्नूर, कूर्ग और ये तमिलनाडु और आंध्रा हो गया शायद। फिर महाराष्ट्र में करजत, पुणे, फिर गुजरात में किया है, एमपी में किया है, पंजाब में किया है, और हिमाचल में करने वाले हैं। और ऐसे ही अब और भी कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, तो अलग अलग यूपी से भी हमारे पास इंक्वायरीज़ हैं, भोपाल एमपी में भी काफ़ी जगह से अब इंक्वायरीज आ रही है। अच्छा, जब आप लेकिन ये जितने मैंने स्टेट्स पहले बताए थे इन सब में सेल कर चुके हैं, डिलीवरी कर चुके हैं। बाकी जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो तो अब बढ़ते जा रही हैं हर दिन। जैसे आप जब स्टार्ट किए तो घर वाले नहीं कहे कि अच्छा खासा
जाके कुछ बड़ा बिजनेस करते, कोई और बढ़िया बिजनेस करते, कहाँ खेती किसानी की ओर आ गए? नहीं, घर वालों का सपोर्ट था। उनको भी समझ में आया कि एवोकाडो का मार्केट बड़ा हो सकता है, और इनिशियली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था तब ज़रूर सबके डाउट थे, बट मेरे फादर का, मेरे मदर का और भाई का पूरा सपोर्ट था। चाचा, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो चाचा चाची भी पूरा सपोर्ट में थे कि नहीं, तू कुछ नहीं होता, अभी 1 साल की बात है, 10 साल में 1 साल समझ नहीं आता कहाँ चले गए, तो तू रुक, पेशेंस रख। और 2021 में उनके सपोर्ट से पूरा प्लांट्स आए मेरे पास, और आज उसके बाद तो फिर कारोबार अच्छा चलता ही है, क्योंकि चलते गए। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि क्या एवोकाडो से कुछ फूड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे प्लांट भी ग्रो करेंगे और पैन इंडिया में सप्लाई कर ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब जागरूकता बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएंगे, तो क्या उसके लिए भी आप लोग कुछ सोचे हैं कि आने वाले समय में अगर हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो फूड प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ कर पाएँ? बिल्कुल। तो फूड प्रोसेसिंग में एवोकाडो में 2-4 चीज़ें बनती हैं। एक होता है गुआकामोली। तो गुआकामोली जो है वो मैक्सिकन चटनी होती है एवोकाडो की, जो सारे मैक्सिकन फूड में यूज़ होती है। तो जैसे टाको बेल इंडिया में अभी रिसेंटली आया है, मैकडॉनल्ड्स जैसी चेन है टाको बेल। तो टाको बेल में अब गुआकामोली आप जाएँगे तो उनके पास कभी स्टॉक में नहीं रहता। तो हो सकता है कल को हम टाको बेल को सप्लाई करें, देखते हैं। तो गुआकामोली एक चीज़ है जिसका कंजम्पशन बहुत होता है। तो फिर है एवोकाडो ऑयल। तो एवोकाडो ऑयल में वही गुण हैं जो ऑलिव ऑयल में होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत हाई रहते हैं, तो वो कुकिंग के लिए भी अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने हेल्थ के लिए रीज़न से ही एवोकाडो खाना शुरू किया था। तो एवोकाडो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस अच्छा रखता है, दोनों मेल और फीमेल्स में, है ना। और तो 2 चीज़ें ये हो गई। फिर बेबी फूड, तो एवोकाडो बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी रहता है, और इसका क्या टेक्सचर बहुत क्रीमी और बटरी रहता है। तो बेबीज़ खाने में आसान रहता है बेबीज़ के लिए, उसको मैश करो और बेबीज़ को आप खिला सकते हो। ये 3। फिर उसके अलावा अलाइड इंडस्ट्रीज़ में, मतलब आप देख सकते हैं जैसे अब जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो आसपास फिर कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर, रीफर ट्रक, सबकी एक इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वो सब बिजनेसेस में भी लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं एवोकाडो। अच्छा, जब आप भोपाल में अपने गृह जनपद में आके ये काम आप शुरू किए, तो अगल-बगल जो लोग हैं उनका किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं तारीफ़ करने के लिए, बट सोशल मीडिया तो चीज़ ऐसी है जहाँ पे ट्रोलर्स और कमेंट्स भी बहुत होते हैं। तो लिखते हैं लोग कि भाई इसके, मतलब अब देखिए मैं वेल्दी फैमिली से हूँ, तो लोग थोड़ा सा उसको लेते हैं, पर मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। मैंने तो अपना पैशन फॉलो किया, और जो सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली उसका मैंने बेस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करी। तो वही मेरी कोशिश है। अब उससे लोग आपको दिक्कत है तो वो उनकी दिक्कत, मैं तो इग्नोर करना शुरू कर दिया। हेटर्स गोना हेट। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं और ख़ासकर से युवा हैं, जी। जैसे आप एक युवा हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आप बताए कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और आप, मैं जहाँ तक देखा अभी कि आप अकेले पूरी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, वो चाहे कस्टमर हो, चाहे फिर जो बाहर के कस्टमर विजिट करने आ रहे हों, या फिर जो भी कस्टमर फ़ोन पे या ऑनलाइन आपसे जुड़ रहे हों। हमारे जो दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप लोग को पहले एनालाइज़ कीजिए कि आप लोग के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप लोग का फैमिली का किस चीज़ का काम है, और उस इंडस्ट्री में कुछ नया आ रहा है क्या, ऐसा सोच सकते हैं। एग्रीकल्चर में अगर हैं तो क्या-क्या नई क्रॉप्स हैं, और आजकल जैसे ICAR जो है जी। वो दिल्ली में हर साल नई वैराइटीज़ पे, नई बीजों पे, नई फसलों पे काम करते हैं। उनसे जाके रिसर्चर से एक बार बात कीजिए कि क्या-क्या नया आ रहा है, उस पे आप अपना काम शुरू करिए। कुछ नया कीजिए और उसमें बोल्डली काम कीजिए, मतलब ऐसे डर के नहीं होता है। मतलब आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ एक प्रॉपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझना चाहिए कि ये बिज़नेस कितना आगे इसका पोटेंशियल है और कि कहाँ हम इसे ले जा सकते हैं। और फिर एक बार आप रास्ते पे चलने लगते हैं तो दरवाजे खुलने लगते हैं, लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो एक बार बस स्टार्ट कीजिए
और उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। तो ये हम लोग के साथ हर्षित जी थे, जिन्होंने एक विस्तार से अपनी जर्नी बताई, साथ ही बताया कि किस तरह से लोगों का साथ रहा, जो फैमिली के लोग हैं उनका सपोर्ट रहा, और किस तरह से इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी से, इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी से भोपाल में एवोकाडो की फार्मिंग कर रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं और पैन इंडिया सप्लाई भी कर रहे हैं, लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हैं करने के लिए, और एक पूरी जानकारी भी दे रहे हैं जो भी इनके यहाँ से प्लांटेशन ले रहे हैं। और अगर आप लोग भी प्लांट लेना चाहते हैं या इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं तो आप इनकी जो वेबसाइट है, जो इनका वो है, वहाँ से आप संपर्क करके नई टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छी एक जानकारी दी कि आप पहले अपने क्षेत्र में, अपने आसपास चेक करिए कि किस चीज़ की मांग है, किस चीज़ की खेती होती है, आपका जो बैकग्राउंड हो वो किस तरह का है, उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। और निश्चित रूप से इनकी जो कंपनी है, जैसे बता रहे हैं कि आने वाले 2 साल आप लोग रुकिए, भारत में ही एवोकाडो की जो वैरायटियाँ होंगी वो डेवलप होंगी और ये लोग नई नई वैरायटियाँ निकालेंगे। प्लस जो अभी ये इजराइल से छोटे सैम्पलिंग प्लांट मंगा रहे हैं वो भी भारत में तैयार होंगे। खासकर से मैं भोपाल की बात करूं कि भोपाल में तैयार होंगे और पैन इंडिया सप्लाई होंगे। आप हम लोगों के साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और किसानों को इतनी सारी जानकारी दी है, खासकर से जिन टेक्नोलॉजियों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा कि निश्चित रूप से आप भारत में इसको ग्रो करें और इसके प्लांटेशन ग्रो करें, ताकि हम जो इजराइल को अभी पेमेंट दे रहे हैं सैम्पलिंग प्लांट के लिए वो भारत में ही हो और भारत में ही उसकी सप्लाई हो। धन्यवाद। और धन्यवाद आप लोगों का जो आप आए, आपने मुझ पर मेरी नर्सरी देखी और आपने ऑर्चर्ड देखा और आप लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप बना रहे हैं उस पर वीडियो, तो आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग का भी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।